तो गिफ्ट टैक्स, होम नंबर 709, गिफ्ट टैक्स में से आपका कम से कम 3 से 4 मार्क्स कवर होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात तो। और दूसरी बात कि गिफ्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट का सिंपल मतलब समझेंगे सबसे पहले कि जब कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में किसी दूसरे पर्सन को, जब कोई जब कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में किसी दूसरे पर्सन को कोई मनी के रूप में, जब कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में किसी दूसरे पर्सन को क्या, मनी मतलब कैश, या फिर कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल एसेट्स बिना पूरी मार्केट वैल्यू के ट्रांसफर करता है। मींस कि मान लो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 है और वो किसी दूसरे को 40 में देता है, तो जो इसका डिफरेंस बचा 60, ये क्या है, ये गिफ्ट माना जाता है। तो आईआरएस की नज़र में उसको क्या मानते हैं, गिफ्ट मानते हैं। और गिफ्ट टैक्स का मेन पर्पज ये है कि कोई पर्सन अपनी सारी प्रॉपर्टी मतलब जीते जी फ्री में ट्रांसफर करके स्टेट टैक्स से ना बचा सके। तो इसलिए ये प्रोविजन वहाँ पे लाया गया कि ताकि कोई भी पर्सन अपने जो भी मान लो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है तो जो वो स्टेट टैक्स होता है उसको ना बचा सके। तो अगर हम सिंपल मतलब कि अगर आईआरएस की डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है, गिफ्ट टैक्स एक फेडरल ट्रांसफर टैक्स है। क्या है ये, फेडरल ट्रांसफर टैक्स है। ये तब कंसीडर होता है जब डोनर किसी को कैश या प्रॉपर्टी फ्री में दे। पहला क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कैश किस में देता है, फ्री में देता है, तब वो गिफ्ट माना जाता है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू होती है उससे बहुत कम प्राइस पर अगर उसको किसी दूसरे पर्सन को देता है तो भी वो क्या होता है, गिफ्ट माना जाता है। और किसी और फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करने के बदले में इक्वल वैल्यू अगर वो रिसीव नहीं करता, मान लो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करता है और जितना का वो मतलब कि वो प्रॉपर्टी थी या फिर वो बेनिफिट था उतनी वैल्यू ना रिसीव करके उससे कम वैल्यू रिसीव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गिफ्ट बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि गिफ्ट क्या होता है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो गिफ्ट होता है वो हमेशा जो डोनर होता है वो, ये डोनर कौन होता है, ये होता है गिफ्ट देने वाला जो गिफ्ट आपको देगा। और डोनी क्या होता है, डोनी होता है जो कि गिफ्ट लेने वाला होता है, यानी कि रिसीवर। ये कौन हो गया, गिवर, ये कौन हो गया, रिसीवर। और गिफ्ट पर टैक्स कौन पे करता है, गिफ्ट पर जो टैक्स पे करता है यूएसए के अंदर, जो गिफ्ट पर टैक्स पे करता है वो हमेशा डोनर, जो गिफ्ट देता है वो ही टैक्स पे करता है। और जो गिफ्ट रिसीव करता है वो जो गिफ्ट की वैल्यू की इनकम होती है उसको क्या करता है, वो उसको इनकम तो मानेगा लेकिन उसको उसके ऊपर वो कोई भी इनकम टैक्स नहीं देगा। तो ये भी पॉइंट आपको समझना है। अब बात करते हैं कि हर गिफ्ट पर क्या टैक्स लगता है। तो अगर आपके पास मतलब कि आप अगर अपने आप से भी सोचोगे तो आपने
आपने क्वेश्चन किया कि क्या हर गिफ्ट पर टैक्स लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। क्योंकि जो लॉ बना है हमारा यूएस का, कुछ गिफ्ट को एक्सक्लूड या फिर डिडक्ट करता है। क्योंकि जो आईआरएस ने रूल बनाया है वो बोलता है कि हर गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ आइटम ऐसी होंगी जो गिफ्ट को क्या करेंगी, एक्सक्लूड करेंगी या फिर वो डिडक्ट करेगी। तो जैसे क्या हो गया, एक तो हो गया, फर्स्ट हो गया उसका एनुअल एक्सक्लूशन। इसके अंदर कुछ अमाउंट की क्या मिलती है, एनुअल एक्सक्लूशन मिलती है, जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। $19,000 इतने की एनुअल एक्सक्लूशन मिलती है। और अगर कोई स्पाउस को आप कोई गिफ्ट देते हो तो वो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर आप क्वालिफाइड चैरिटी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके हम रूल समझेंगे अभी। और अगर कोई आप किसी स्कूल को या डायरेक्टली कोई ट्यूशन वगैरह पे करते हैं तो वो भी रूल हम समझेंगे। अगर आप किसी मेडिकल को या फिर किसी हॉस्पिटल को डायरेक्टली मेडिकल की पेमेंट करते हो और कुछ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हो तो उन सबको ट्रीटमेंट हम बारी बारी से देख के चलेंगे। तो एक बात याद रखना हमेशा, कोई भी चैप्टर का जब तक हम एक इंट्रोडक्शन ना बनाए तब तक उसके बारे में हमें सही से पता नहीं लगता कि हम पढ़ेंगे क्या और उसके क्या रूल्स होने चाहिए, क्या उसके बारे में लॉजिक होना चाहिए, किस लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें सोच के चलना चाहिए, क्या सोच के नहीं चलना चाहिए। तो गिफ्ट देना और फॉर्म 709 फाइल करना और एक्चुअल गिफ्ट टैक्स पे करना, एक्चुअल गिफ्ट टैक्स पे करना, ये तीनों हमने क्या मानना है, डिफरेंट मानने हैं। ये तीनों क्या है, ये डिफरेंट है। कोई गिफ्ट देना और फॉर्म 709 फाइल करना और एक्चुअल गिफ्ट टैक्स पे करना, ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। और फॉर्म 709 फाइल करना पड़ सकता है, लेकिन एक्चुअल टैक्स फिर भी क्या होगा, जीरो हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, गिफ्ट टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो किसी पर्सन के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर गिफ्ट टैक्स रूल नहीं होता तो वो डेथ से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी चिल्ड्रन को फ्री ट्रांसफ़र करके स्टेट टैक्स बचा लेता। तो इसलिए गिफ्ट टैक्स और स्टेट टैक्स को कनेक्टेड सिस्टम बनाया गया है कि लाइफ टाइम में ट्रांसफ़र गिफ्ट टैक्स रूल लगेंगे और डेथ के बाद अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उस पर स्टेट टैक्स रूल लगेंगे, जो कि हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें स्टेट टैक्स और लाइफ टाइम का भी पढ़ेंगे हम। तो बेसिक ट्रीटमेंट क्या है कि गिफ्ट की वैल्यू जनरली गिफ्ट की डेट की एफएमवी मार्केट वैल्यू से डिटरमाइन करती है। तो हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं कि मेन चीज़ हमने अपना इंट्रोडक्शन बनाना था वो हमने बना लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंटेंट लिस्ट जो हमारी है, इसमें हम समझेंगे गिफ्ट का मीनिंग, पर्पज, कोर कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स, कौन फाइल कर सकता है और कौन किसके लिए 709 रिक्वायर्ड नहीं है, ड्यू डेट क्या है इसकी,
और अमाउंट और कंप्लीशन ऑफ गिफ्ट, प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या होता है और फ्यूचर इंटरेस्ट क्या होता है ये भी समझेंगे। 2025 में एनुअल एक्सक्लूशन क्या है, डायरेक्ट ट्यूशन और मेडिकल का क्या ट्रीटमेंट होता है गिफ्ट के केस में, पॉलिटिकल एंड सर्टेन एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है, अगर स्पाउस को गिफ्ट देते हैं तब क्या, और चैरिटेबल गिफ्ट के केस में तो ज्वाइंट बैंक, बिलो मार्केट। तो एक एक टॉपिक आएगा, उसको हम बिल्कुल इजी तरीके से समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट का मीनिंग की। तो आज हम गिफ्ट टैक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने तीन चीजें जो मैंने बताई आपको, कि गिफ्ट देना और फॉर्म 709 फाइल करना और एक्चुअल गिफ्ट टैक्स पे करना, तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट चीजें हैं। और किसी गिफ्ट की रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन उस समय टैक्स पेबल जीरो भी हो सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो गिफ्ट देने वाला पर्सन कौन होता है, वो होता है डोनर, और गिफ्ट लेने वाला पर्सन कौन होता है, वो होता है डोनी। और गिफ्ट गिफ्ट टैक्स लाइफ टाइम में किए गए फ्री या फिर जिसकी मान लो कम वैल्यू पे अगर आपने कोई भी ट्रांसफर की है, मतलब कि आपने कोई चीज दी है, मतलब प्रोडक्ट दिया है, या मान लो कोई प्रॉपर्टी दी है, या तो आपने वो फ्री में ट्रांसफर कर दी, या फिर वो जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम में आपने उसको किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। तो उसका जो डिफरेंस होता है, मान लो एक कोई भी चीज थी, एक प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू थी $1000, और आपने उस प्रॉपर्टी को अपने फ्रेंड को दे दिया कितने में, $500 में। तो ये जो 500 बचा है जो आपका, ये क्या हो जाएगा कि आपने उसको 500 का गिफ्ट दे दिया। तो उसको हम गिफ्ट की डेफिनेशन में यहाँ पे लेंगे। तो जो इसमें मीनिंग में है, ये लगभग यही सारी बातें हैं कि फेडरल टैक्स गिफ्ट apply to certain lifetime transfer of money, property right, or use of the property when the donor does not receive equal value in return. The person making the transfer is donor and recipient is donee. तो यही बात बोली है मैंने कि जो पर्सन ट्रांसफर करता है वो कौन होगा, डोनर, और जो रिसिपिएंट होता है वो क्या होता है, वो होता है डोनी। फॉर्म 709 इज द डोनर एनुअल फेडरल गिफ्ट टैक्स रिटर्न। और जो ये फॉर्म 709 है, ये क्या है, ये एक तरह का गिफ्ट टैक्स रिटर्न होती है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। पर्पज क्या है इसका, द रिटर्न रिपोर्ट टैक्सेबल गिफ्ट, इलेक्शन प्रायर टैक्सेबल गिफ्ट, यूज ऑफ द लाइफ टाइम एक्सक्लूशन एंड एनी गिफ्ट और जनरेशन कीपिंग ट्रांसफर टैक्स। तो हमने ये सारी चीज पढ़ ली है। तो अब बात करते हैं जो गिफ्ट का बेसिक फ्लो है वो क्या होता है। तो एक बात ये भी याद रखनी है आपने, जो आप किसी भी मान लो जब भी आप गिफ्ट की कैलकुलेशन करोगे, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो जब भी हम गिफ्ट बेसिक गिफ्ट टैक्स का फ्लो देखेंगे, तो हमने क्या देखना है। पहले तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिटरमाइन वेदर ए ट्रांसफर इज कंप्लीटेड गिफ्ट। मतलब कि सबसे पहले हमको जो निकालना पड़ेगा, वो ये निकालना पड़ेगा कि जो गिफ्ट दिया है वो कंप्लीट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट अप्लाई द स्पेशल एक्सक्लूशन एंड डिडक्शन। तो उसके बाद फिर हम उसकी कोई जो एनुअल एक्सक्लूशन है या फिर कोई डिडक्शन उस पर अप्लाई होती है तो वो देखेंगे। उसके बाद द रिमेनिंग अमाउंट इज द टैक्सेबल गिफ्ट, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो
टैक्सेबल गिफ्ट होती है। फाइनली कंप्यूट टेंटेटिव टैक्स यूजिंग क्युमुलेटिव टैक्सेबल गिफ्ट एंड रिड्यूस इट बाय अवेलेबल क्रेडिट। तो फाइनली हम करंट ईयर में जो पुराने सालों के कोई भी टैक्सेबल गिफ्ट पर क्रेडिट से पहले का जो भी टैक्स कंप्यूट करके अवेलेबल क्रेडिट को हम क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ वही बात लिखी है कि एफएमवी ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट मेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ईयर में कंप्लीटेड गिफ्ट की जो एफएमवी है, क्या है एफएमवी, एफएमवी लेनी है। उसके बाद ट्रांसफर नोट सब्जेक्ट टू गिफ्ट टैक्स, मतलब और एनुअल एक्सक्लूशन कि आपकी एनुअल एक्सक्लूशन कितनी है, और माइनस मैरिटल एंड चैरिटेबल डिडक्शन वो भी लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल गिफ्ट फॉर द करंट ईयर, और उसमें टैक्सेबल गिफ्ट जोड़ देंगे, प्रायर ईयर का कुछ होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुमुलेटिव टैक्सेबल गिफ्ट आ जाएगा। तो इसको हमें आगे समझना है। यहाँ पे एक बेसिक फ्लो मैंने बताया अभी आपको, तो इसको जब हम आगे करते जाएंगे तो वहाँ से हमें ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइलिंग रिक्वायर्ड बट नो करंट टैक्स पेबल। मतलब कि फाइलिंग जो है वो तो है रिक्वायर्ड है, लेकिन करंट टैक्स पेबल नहीं है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। इन 2025 रोहन गिव हिज adult sister 27,500 in cash. It is his only gift to her and he has never made a prior taxable gift. What are the filing and tax consequences? मतलब कि 2025 में रोहन ने अपनी एडल्ट सिस्टर को 27,500 का क्या दिया, कैश गिफ्ट दिया। और ये उसकी सिस्टर को दिया गया सिर्फ गिफ्ट है, और उसने पहले कोई भी टैक्सेबल गिफ्ट नहीं दिया था। तो फाइलिंग और उसका टैक्स रिजल्ट क्या होगा, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 19,000 की जो एनुअल एक्सक्लूशन है उसको क्या करेंगे, वो एक्सक्लूड करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो क्या होगी, हमारी टैक्सेबल होगी। तो कैश गिफ्ट कितना दिया, 27,500। उसमें से अगर एनुअल एक्सक्लूशन कितनी है 2025 के लिए, 19,000, ये याद रखनी है हमने। और फॉर्म कौन सा है गिफ्ट का, 709। और 709 का बहुत वर्क होता है हमारे इसमें। ये नहीं है कि 1040, 1065 या फिर 1120 का ही यूज है। 709 का भी बहुत बड़ा रोल है, इसकी भी हमारी बहुत ज़्यादा, इसका भी हमारा टैक्सेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना बचा, 8,500। लेकिन जो अवेलेबल क्रेडिट के बाद जो मान लो जो हमें गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, 0 पे करना पड़ेगा। तो ये अवेलेबल क्रेडिट जो लिमिट है ये बहुत हाई होती है, जो कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो उसके वजह से हमें कोई भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगा। अदरवाइज हमारा जो गिफ्ट टैक्स है वो कितना बना, 8,500 बना। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है कि फॉर्म 70 इज रिक्वायर्ड इवन दो नो करंट टैक्स इज पेबल। तो यहाँ पे क्या है कि 709 तो आपको फाइल करना है, लेकिन आपका कोई भी करंट में टैक्स पेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 709 फाइल करना पड़ेगा। अब इसके देख लेते हैं रूल, लिमिट एंड कंडीशन। तो वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है कि इसके रूल्स क्या है, लिमिट क्या है, फिर भी हम इसको एक बार दोबारा बता देते हैं। तो ए यूएस सिटीजन और रेजिडेंट डोनर जनरली मस्ट फाइल ए 2025 फॉर्म 709 व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। मतलब कि जो इसका रूल है, सबसे पहले तो यह है कि कौन 709
को फाइल कर सकता है। तो उसके लिए हमने इसके रूल देखने हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसका देखना है कि 709 कौन फाइल कर सकता है। 709 जो फाइल करेगा या तो वो यूएस सिटीजन या फिर रेजिडेंट डोनर, ये ही इसको जनरली क्या करते हैं, फाइल करते हैं। तो जो आपको गिफ्ट देने वाला होता है, जो डोनर, वो ही क्या करेगा, 709 फाइल करेगा। और जो गिफ्ट लेने वाला होता है वो फॉर्म 709 फाइल नहीं करता। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा कि जो आपका एनुअल एक्सक्लूशन है वो कितना है, वो आपका 19,000 का एनुअल एक्सक्लूशन है। और more than 19,000 of gift is made to any one donee other than the donor's spouse after excluding transfer that are not subject to tax gift tax। मतलब कि सबसे कॉमन जो फाइलिंग रूल है वो ये है कि स्पाउस के अलावा किसी एक डोनी को 2025 में 19,000 से ज़्यादा जो रिपोर्टेबल प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट दिया है, तो वो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी ये 709 फाइल करके चलना पड़ेगा। और हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमने गिफ्ट है जो वो प्रेजेंट इंटरेस्ट है या फिर फ्यूचर इंटरेस्ट है। तो प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, जिसका हम यूज प्रेजेंट में करते हैं। कोई भी गिफ्ट हमें मिला और जिस पे हमारा कंट्रोल होता है और जिसका हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंटरेस्ट। और फ्यूचर इंटरेस्ट जिसका यूज हम फ्यूचर में करेंगे उसको बोलते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट। और अगर हम किसी को सेम, मान लो कोई सेम डोनी है, उसको हम क्या करते हैं, पूरे साल में जितने गिफ्ट दिए हैं एक बंदे को, उसको सबको ऐड करके चलेंगे। और 2025 में 19,000 की एनुअल एक्सक्लूशन को भी हम अप्लाई करेंगे। अगर गिफ्ट जो होगा हमारा प्रेजेंट इंटरेस्ट वाला होगा तो वहाँ पे एनुअल एक्सक्लूशन भी अप्लाई होगी। और मैरिटल या फिर चैरिटेबल डिडक्शन अप्लाई करेंगे और वहाँ पे उनकी जो कंडीशन होगी अगर वो मीट होती है तो जो अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल गिफ्ट होगी और उसको फॉर्म 709 फाइलिंग करेंगे। तो इसमें हमने मेन चीज़ें क्या देखनी है कि सबसे पहला जो इसकी लिमिट है वो है कि यूएस सिटीजन या फिर रेजिडेंट डोनर को फॉर्म 709 फाइल करना पड़ता है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो उसको 709 फाइल करना पड़ेगा। जैसे पहला है, डोनर के स्पाउस के अलावा किसी डोनी को $19,000 से ज़्यादा गिफ्ट दिए गए हों तो गिफ्ट टैक्स के स्कोप से बाहर ट्रांसफरी को एक्सक्लूड करने के बाद, मतलब अगर आपने अपने स्पाउस के अलावा किसी दूसरे डोनी को, मतलब किसी दूसरे पर्सन को, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये ए है, ये इसकी वाइफ है बी, इसके अलावा अगर आपने ये जो फाइल करेगा, ये डोनर फाइल करेगा। 709 फाइल कौन करेगा, ये डोनर फाइल करेगा, डोनी को नहीं फाइल करना। तो अगर वो अपनी वाइफ के, मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं हस्बैंड वाइफ का, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, यस डोनर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज जो गिफ्ट टैक्स का रूल है 7 यूएस के अंदर, जो डोनर होता है वही उसको फाइल करके चलता है 709। इसका जो फाइलिंग, जैसे 1040 एक इंडिविजुअल के लिए होता है तो गिफ्ट टैक्स के लिए 709 की रिटर्न होती है।
तो ये रिटर्न ही होती है 709 जो डोनर को फाइल करनी होती है। तो एक हस्बैंड वाइफ है मान लो, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है उसको छोड़ दो, उसके अलावा अगर वो कोई भी गिफ्ट देता है किसी दूसरे पर्सन को, मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है या फिर किसी अदर पर्सन को देता है, और $19,000 से ज़्यादा के गिफ्ट देता है, तो फिर उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 709 फाइल करना पड़ेगा जो बंदा गिफ्ट दे रहा है। सिंपल कहने की बात ये है। उसके बाद फ्यूचर इंटरेस्ट का जो गिफ्ट दिया गया है, चाहे उसकी वैल्यू 19,000 या उससे कम हो, उसके लिए भी आपको 709 फाइल करना पड़ेगा। और स्पाउस गिफ्ट स्प्लिटिंग जो है वो इलेक्ट करेंगे। और ए रिपोर्टेबल टर्मिनेबल इंटरेस्ट गिफ्ट इज मेड टू ए स्पाउस और क्यू टी आई पी इलेक्शन इज मेड। और कम्युनिटी प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन प्रॉपर्टी या फिर टेनेंसी बाय द प्रॉपर्टी की तरह के गिफ्ट की गई जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको दोनों स्पाउस डोनर ट्रीट किए जाएंगे। तो ज्वाइंट फॉर्म 70 क्या होगा, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो ज्वाइंट फॉर्म 709 एग्जिस्ट। ईच स्पाउस फाइल ए सेपरेट रिटर्न व्हेन रिक्वायर्ड। ये इम्पोर्टेंट है। The donor is primarily responsible for the tax if the donor die before filing, the executor file the return। मतलब अगर मान लो कोई क्या था कि 709 एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिक्वायर्ड होने पर हर स्पाउस सेपरेट रिटर्न फाइल करता है, और टैक्स के लिए प्राइमरी डोनर ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर डोनर एक मिनट रुकिए, नेट चला गया था बीच में। तो अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज क्लियर है मेरी? ओके।
तो हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से वो चीज़ें सारी हमारी क्लियर हो जाएंगी। पहले तो हमने बात करी थी नो ज्वाइंट फॉर्म 709 एग्जिस्ट। तो अगर कोई फॉर्म 709 एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या होगा कि ईच स्पाउस फाइल ए सेपरेट रिटर्न व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्पाउस को सेपरेट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिक्वायर्ड होने पर। द डोनर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स। और जो डोनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? टैक्स देने के लिए। और इफ द डोनर डाई बिफोर फाइलिंग द एग्जीक्यूटर फाइल द रिटर्न। और अगर डोनर फाइलिंग से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो एग्जीक्यूटर को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 2025 में नेहा ने अपने नेफू को 12,000 की वैल्यू का क्या दिया? रिमाइंडर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। क्या किया? रिमाइंडर इंटरेस्ट। ये पॉइंट, ये नाम याद रख लेना आप। द नेफ्यू कैन नॉट possess और enjoy the property until लाइफ टेनेंट डाई मस्ट नेहा फाइल। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि नेहा ने अपने नेफू को 12,000 वैल्यू का एक क्या दिया? रिमाइंडर इंटरेस्ट ट्रांसफर करती है। और नेफू जो है वो कब उसका यूज कर सकती है? जब टेनेंट की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। उससे पहले उसको एंजॉय नहीं कर सकती। तो क्या यहाँ पे नेहा को 709 फाइल करना पड़ेगा? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी फ्यूचर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 709 फाइल करना पड़ेगा। तो आंसर में क्या लिखा है? यस। तो क्या है कि नेफू रिसीव्ड ए फ्यूचर इंटरेस्ट। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्यूचर इंटरेस्ट बोल के चलते हैं। फ्यूचर इंटरेस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर द एनुअल एक्सक्लूशन। और जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो कोई भी एनुअल एक्सक्लूशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। एनुअल एक्सक्लूशन अप्लाई होती है ओनली प्रेजेंट इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पे क्या करेगा? जो फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट की वैल्यू है वो कितनी है? 12,000। और एनुअल एक्सक्लूशन यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। तो जो डिडक्शन या मतलब कि जो टैक्सेबल गिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 12,000। तो गिफ्ट को हमने यहाँ पे $19,000 से कम नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे फ्यूचर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, एक चीज़ और देखनी है आपने कि फ्यूचर इंटरेस्ट कितना भी हो उसके लिए हमें क्या? उसके लिए हमें 709 फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे 19,000 की कोई भी लिमिट हमने नहीं देखनी है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है हमारा। तो हमने अपने एमसीक्यू में लगभग सारे ऐसे एमसीक्यू कवर किए हुए हैं जो कि आपके लिए ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो जिनसे बच्चे फेल कर जाते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं जिन्होंने टॉपिक को 3-4 बार पढ़ा होगा और 5-6 बार उन्होंने उसकी रिवीजन करी होगी, वही इनको निकाल पाते हैं। अदरवाइज जो टीचर बोलते हैं कि 2 टाइम्स वो कर लो, वो नहीं निकाल पाते इनको। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि ये वाले पॉइंट वो याद ही नहीं रख पाते, जैसे फ्यूचर इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया। तो इस तरह के पॉइंट और वो उसकी अमाउंट वो क्या करेंगे? एग्जाम में स्टूडेंट क्या करेंगे? 12,000 दे दिया, उसमें से 12,000 ही वो लेस करके जीरो पे टिक कर देंगे वहाँ पे, जो कि उनका क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन वेटेज रखते हैं क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो टिक करेंगे वो जीरो पे करेंगे।
क्योंकि जो हमारे एलएमएस में क्वेश्चन बने होते हैं उनमें जीरो पे सबसे ज़्यादा टिक होता है। अब बात करते हैं when form 709 is usually not required। 709 कब रिक्वायर्ड नहीं है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। A return is generally not required when every transfer made during the year fall completely within one or more of these rule। तो मतलब जो फॉर्म 709 है वो जनरली कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, जब ये नीचे दिए गए हैं सारे ट्रांसफ़र ये कंप्लीटली कवर हो जाए तो 709 की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करें, अगर हर डोनी को प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट 2025 में 19,000 से कम मिले, कौन सा प्रेजेंट किससे कम मिले, 19,000 से कम मिले, तो वहाँ पे क्या नहीं फाइल होगा, वहाँ पे 70 फाइल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइड ट्यूशन इज पेड डायरेक्टली टू एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप किसी स्कूल को डायरेक्टली क्वालिफाइड ट्यूशन पे फीस पे करते हो तो वो स्पेशल एक्सक्लूशन के अंदर आ सकती है, तो वहाँ पे भी 709 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंस आर पेड डायरेक्टली टू मेडिकल प्रोवाइडर। मतलब कि किसी डॉक्टर का फीस या फिर हॉस्पिटल या फिर कोई भी इंश्योरर है उसको डायरेक्टली आपने क्वालिफाइड मेडिकल की पेमेंट की है तो वो भी आपका क्या है, स्पेशल एक्सक्लूशन हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे 709 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ट्रांसफर आर मेड टू ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन क्वालिफाइंग एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर यूज। मतलब कि अगर कोई क्वालिफाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्वालिफाइड ट्रांसफ़र को 709 की डेफिनेशन 709 फॉर्म से उनको क्या किया है, उनको बाहर किया गया है, तो वहाँ पे भी 709 फाइल नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद है क्वालिफाइंग आउटराइट गिफ्ट आर मेड टू यूएस सिटीजन और स्पाउस। मतलब कि अगर यूएस सिटीजन स्पाउस को क्वालिफाइंग आउटराइट गिफ्ट यूजली अनलिमिटेड मैरिटल डिडक्शन से क्या होता है, वो कवर होता है, तो वहाँ पे भी 709 की फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वालिफाइंग द ओनली गिफ्ट आर फुली डिडक्टेबल चैरिटेबल गिफ्ट ऑफ द डोनर एंटायर इंटरेस्ट इज ए प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आपने अगर डोनर के सिर्फ गिफ्ट क्वालिफाइड चैरिटी को अंटायर इंटरेस्ट फुली क्या हो डिडक्टेबल गिफ्ट है तो यूजली 709 फाइल नहीं होता, लेकिन फ्यूचर इंटरेस्ट हो गया या फिर गिफ्ट स्प्लिटिंग या फिर 5 to 9 5 ईयर इलेक्शन होता है और QTIP इलेक्शन अगर होता है तो वहाँ पे अगर अमाउंट छोटा भी होगा तो वहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे 709 फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि किसको रिक्वायर्ड नहीं है 709 फाइल करने की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन 2025 कबीर गिव 19,000 इन ए कैश टू ईच ऑफ 4 फ्रेंड। All gift are present interest and he make no other gift। File must he file form 709। मतलब कि यहाँ पे क्या है, कबीर है उसने क्या किया अपने 4 फ्रेंड को, मान लो उसका एक फ्रेंड ABCD, उसको क्या किया, उनको सबको 19,000 के क्या दिए, 19,000 डॉलर के क्या दिए, सबको अलग अलग गिफ्ट दिए।
तो सबको गिफ्ट कौन से दिए? प्रेजेंट इंटरेस्ट वाले गिफ्ट दिए, जिनको वो अभी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा है कि जो गिफ्ट की एनुअल एक्सक्लूशन मिलेगी वो पर डोनी बेसिस पे मिलती है। मान लो आपने 10 भी दिए तो हर किसी को 19,000 की क्या मिल जाएगी? एक्सक्लूशन मिल जाएगी। तो सबके लिए ये एलिजिबल है। तो ये हमने देखना है। तो लिखा हुआ है एनुअल एक्सक्लूशन हर डोनी पर सेपरेटली क्या होती है? अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबको 19,000 मिले तो कितना टोटल मिला? 76,000 का टोटल गिफ्ट किया, लेकिन किसी एक डोनी को भी 19,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं मिला। तो सबको 19,000 की एक्सक्लूशन मिल गई। तो हर डोनी का जो टैक्सेबल गिफ्ट है वो क्या है? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 709 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास। वहाँ पे इस तरह से दिया जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 76,000 भी दिया जाएगा, वहाँ पे 19,000 भी दिया जाएगा, 0 भी दिया जाएगा, और या फिर 76 में से और एक 57 दिया जाएगा। तो ज़्यादातर क्या करेंगे, 57 पे टिक करेंगे या फिर 76 पे टिक करेंगे। लेकिन हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या है? पर डोनी बेसिस पे, क्योंकि कहीं पे भी 19,000 का से ऊपर का हमने गिफ्ट नहीं दिया। तो इसलिए जो हर डोनी को 19,000 से ऊपर का गिफ्ट नहीं मिला, तो वहाँ पे सबको डोनी बेसिस पे 19,000 पर डॉलर के हिसाब से सबको क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे पता लगेगा? अभी वैसे तो हम आगे समझेंगे कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा फ्यूचर होता है। तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए। तो वहाँ पे पूरा मैं आपको पूरा बता दूंगा कौन सा फ्यूचर होगा, कौन सा प्रेजेंट होगा। तभी मैंने इस चैप्टर को दोबारा करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल इसको कंप्लीट करा दिया था। लेकिन इसमें मुझे लगा कि कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो हमें करके चलने चाहिए। आज एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ना। उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो एग्ज़ाम का जो लेवल आएगा वो थोड़ा अपर आएगा। आपको लिमिट भी याद करनी पड़ सकती है, और कुछ अमाउंट भी आपको याद करनी पड़ सकती है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो थोड़ा लेवल बड़ा है एग्ज़ाम का। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डीपली इनको कीजिए। इसलिए जो मैंने पहले से ही, मतलब अब टीचर क्या करते हैं, वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाते हैं और उनसे अपने नोट्स बना लेते हैं। लेकिन आईआरएस पब्लिकेशन को अगर आप उठाओगे, तो अगर उसको डीपली आप पढ़ोगे, उसमें जो डेली अपडेट आते हैं उसके हिसाब से नोट्स बनते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उससे नोट्स दोबारा प्रिपेयर करता हूँ। हालांकि मेरे पास प्रिपेयर नोट है, लेकिन फिर भी मैं उनमें कुछ एडिशन करके ही उनको दे रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही है। तो हमारा 10 दिन के अंदर आगे, ये तो हमारा कल ख़त्म हो जाएगा पार्ट 1। पार्ट 1 ख़त्म होती हमने 10 डेज में रिवीजन करनी है पार्ट 1 की दोबारा से, बिना कोई टाइम गवाए हुए। और जैसे ही वो रिवीजन होगी, वो रिवीजन ऐसी होगी कि उसमें आपका 95% पेपर कवर हो जाएगा। उस रिवीजन में ही 95 कवर हो जाएगा। और जो एमसीक्यू, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू प्लस 110 एमसीक्यू जो वो है, यानी कि 1500 एमसीक्यू तो यहाँ पे हो गए, 800 यहाँ पे हो गए, और 1000 एमसीक्यू यहाँ पे हो गए। तो ये लगभग आपके जो एमसीक्यू हो गए, ये टोटल आपके लगभग 3000 प्लस एमसीक्यू हो गए। जब ये कर लोगे, प्लस 10 डेज की जो रिवीजन है वो कर लोगे, तो आपको दूसरी कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और 10 डेज में आपका ये सारा सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद आप हर 10 डेज में एक रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाइए। इस 10 डेज में तो आपका एक बार रिवाइज हो गई, मतलब एक बार मैं कराऊंगा, एक बार आपने करना है, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, और अगले 10 डेज में 3 टाइम हो गया, और अगला जो 10 डेज आएगा उसमें 4 टाइम। उसके बाद ही एग्ज़ाम देना, उससे पहले एग्ज़ाम मत देना, कहीं 30,000 लूज ना हो जाए। इसलिए जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आए तब तक एग्ज़ाम ही नहीं देना है। और जो मैंने आपका पोर्टल बनाया है वो इसी तरह से बनाया है कि उसमें अगर आप MCQ करोगे, अगर उसमें आप 95% से ऊपर लाते हो तभी एग्ज़ाम के लिए बैठना, और हो जाएगा। अगर आपने 2 बार रिवीजन अच्छे से कर ली तो हो जाएगा। जिसने मेरे वाली ये पहले क्लास देखी है पूरी, वो रिवीजन भी करेंगे, या जिन्होंने पहले भी कहीं से भी पढ़ा है वो अगर उस रिवीजन बैच को लेंगे तो उनसे उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और ये इतने कम प्राइस में हर चीज़ मिल रही है, उसका रीज़न है, अगर आप किसी भी पब्लिकेशन को उठाओ तो महीने का ही 5,000 ले लेते हैं। और इंस्टीट्यूट की तो फीस आपको पता ही होगी सबको, जिनकी है 50+ ही है सबकी। तो अगर आपको कोई चीज़ इससे कम में मिल रही है तो उतना तो आप एक बार में बैठ के कहीं पे खा भी जाओगे, खा पी लेते हो वीकेंड पे इतने का। तो अपने आप को सेफ करके चलिए। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि मुझे अभी और पढ़ने की ज़रूरत है तो तब वो बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर खाली MCQ लीजिए। जो कि मान लो जो MCQ का पोर्टल है उसमें ये 3300 क्वेश्चन जो है, अगर आप इंडिविजुअल लेते हो किसी को भी, वैसे तो मैंने बताया हुआ है पहले भी, ये जो 1500+ क्वेश्चन है ये 699 में पर मंथ में मिलते हैं, ये 30 डेज के उसमें, और 4 अटैम्प्ट मिलते हैं। और जो दूसरे हैं 999 में मिलेगा, और वो थर्ड भी 999 में मिलेगा। इनकी क्या वैलिडिटी है, सबकी 30 डेज है। वो इसलिए रखी है 30 डेज ताकि आप इनको कर लो। लेकिन आप अगर पूरा बंडल लेते हो तो वो मैंने 1999 में कर दिया है, जिसकी 90 डेज की वैलिडिटी कर दी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि 699 प्लस 999 प्लस 999, अगर आप इनका टोटल करते हो तो ये लगभग आपका कितना होता है, ये 2700 के आसपास होता है। जो कि आप अगर इंडिविजुअल लेते हो 30 डेज के लिए मिलता है, और वैसे लोगे आप तो ये 90 डेज के लिए आपको मिल जाएगा। और इससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। वो आपने देख लेना है, अगर लेना हो तो कर लेना, नहीं तो जैसे आपने करना है वैसे कर लेना। तो ड्यू डेट एंड एक्सटेंशन की बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या होती है। ये 709 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, हमने उसकी बात करनी है अभी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो इसकी ड्यू डेट है वो क्या है, April 15 ऑफ द ईयर आफ्टर द गिफ्ट। मतलब कि जो गिफ्ट टैक्स की रिटर्न है वो गिफ्ट वाले साल में नहीं भरी जाएगी। मान लो आपने गिफ्ट दिया कब, 2025 में, तो उसकी रिटर्न 2025 में ना भर के कब भरी जाएगी, उसकी रिटर्न भरी जाती है अगले साल। अगले साल किस दिन भरी जाएगी, तो अगले साल जो भरी जाएगी वो फॉर्म 709 में, और 15 अप्रैल तक वो रिटर्न भरी जाएगी। अगर 15 अप्रैल को कोई वीकेंड या फिर कोई लीगल हॉलीडे आ जाता है तो उससे नेक्स्ट जो भी बिजनेस डे होगा उस दिन को हम क्या मान लेंगे, फाइलिंग की रिटर्न डेट मान लेंगे, ड्यू डेट उसको मान लेंगे। और अगर आपको मान लो आप जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उसकी आपने क्या ले लिया, एक्सटेंशन ले लिया है, तो फॉर्म 709 की भी क्या ले सकते हो आप, सेम एक्सटेंशन ले सकते हो 6 मंथ के लिए। और अगर आपने इनकम टैक्स की एक्सटेंशन नहीं ली है तो फॉर्म
8892 से फॉर्म 709 के लिए 6 मंथ की आप एक्सटेंशन मांग सकते हो, और वो आगे 6 मंथ के लिए वो चली जाएगी। और फाइलिंग जो है, जो ये 709 है, मतलब इसकी जो फाइलिंग एक्सटेंशन की डेट है वो तो 15 अप्रैल ही रहेगी, लेकिन जो इसकी टैक्स की डेट है वो कभी भी एक्सटेंड नहीं होगी। मतलब कहने की बात यह है, जो आप फाइलिंग करोगे 709 को, आप उसकी तो एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन आपको जो पेमेंट करनी होती है इसकी टैक्स की, उसकी डेट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो आपको 15 अप्रैल तक आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको आगे लेट करते हो तो आपको उसी हिसाब से पेनल्टी और इंटरेस्ट दे के चलना पड़ेगा। और डोनर की डेथ वाले ईयर में गिफ्ट रिटर्न और स्टेट रिटर्न की जो ड्यू डेट है, उसके रूल को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें ड्यू डेट में, जो मैंने आपको बता दी है। और इसी का ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बोल दिया है वैसे तो, कि एग्जाम्पल में क्या क्या बताया गया है कि डोनर ने सितंबर 2025 को क्या किया, रिपोर्टेबल गिफ्ट दिया, और 2025 में इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के लिए अक्टूबर 15 2026 तक की उन्होंने टाइमली एक्सटेंशन ले ली। तो क्या ये सिर्फ 709 के एक्सटेंड करने के लिए है, या फिर सेपरेट फॉर्म 8892 भी इसके लिए चाहिए? तो क्या है कि इसके लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए। अगर वहाँ से एक्सटेंड हो गई है तो ये भी एक्सटेंड मानी जाएगी। बस इतना इसमें बताना था हमने, वो आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अमाउंट एंड कंप्लीशन ऑफ गिफ्ट। ये क्या होता है? तो अमाउंट एंड कंप्लीशन ऑफ ए गिफ्ट, तो गिफ्ट अमाउंट निकालने के लिए गिफ्ट की डेट की करंट मार्केट वैल्यू देखी जाती है। पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जो अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमने गिफ्ट अमाउंट निकालने के लिए कौन सी वो देखेंगे, हम उसकी एफएमवी देखेंगे। किसकी? फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे उस प्रॉपर्टी की जो आपने किसी को गिफ्ट में दी है। तो गिफ्ट की डेट पे उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या थी वो देखी जाएगी। और मान लो आपने क्या किया, ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी, इसका एडजस्टेड बेसिस मान लो 50,000 है, लेकिन आपने गिफ्ट दिया इसको यहाँ पे, ये क्या था, 1 दिसंबर, और आपने 15 दिसंबर को क्या किया, ये गिफ्ट कर दिया बी को। और इस दिन इसकी एफएमवी जो थी वो थी $60,000। तो कौन सी ले जाएगी इनमें से? $60,000 ही ली जाएगी। अगर यहाँ 60 होती, यहाँ 50 होता है, तब भी हमने कौन सी लेनी है? एफएमवी ही लेनी है, ना कि कोई भी हायर या लोअर का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। सीधा हमने क्या देखना है? एफएमवी ही देखना है। और डोनर को उसके बदले में जो भी अमाउंट मिलेगी, या कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या कुछ भी मिल रही है, तो उसकी भी हमने क्या देखनी है? एफएमवी देखनी है। तो करंट मार्केट की हमने क्या, गिफ्ट की भी क्या देखनी है? एफएमवी। और जो अमाउंट हमें मिल रही है उसकी भी हमने क्या देखनी होती है? एफएमवी देखनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि जो प्रॉपर्टी है, एफएमवी ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर और एफएमवी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब जितने हमें एफएमवी ट्रांसफ़र करी और जितने हमें उसके बदले में एफएमवी मिली, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा? अमाउंट ऑफ गिफ्ट माना जाएगा। और ए गिफ्ट इज कंप्लीट व्हेन द डोनर हैज गिवन अप एनफ डोमिनन एंड कंट्रोल दैट द डोनर नो longer has
लीगल पावर टू चेंज द ट्रांसफर ऑफ रीडायरेक्ट द प्रॉपर्टी। मतलब पहली तो बात हमने इसमें क्या की कि भाई जो एफएमवी है प्रॉपर्टी की, और जो आपको एफएमवी रिसीव हुई है उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा। और अगर आपको वो प्रॉपर्टी फ्री में मिलती है तो उसकी जितनी भी एफएमवी होगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी एफएमवी क्या मानी जाएगी, गिफ्ट मानी जाएगी। अगर आपने प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पर भी दी तो एफएमवी और रिसीव्ड प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, वो भी आपका गिफ्ट हो सकता है। और गिफ्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, ये वाला पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, गिफ्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, जब डोनर अपना कंट्रोल छोड़ देता है। मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को दी और उस पे डोनर का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कैसे भी उसको यूज करे डोनी, तो वो क्या मानी जाएगी, वो कंप्लीट गिफ्ट माना जाएगा। और डोनर उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता हो तो वो क्या माना जाएगा, वो गिफ्ट माना जाएगा। और सिर्फ फ्यूचर में गिफ्ट देने का प्रॉमिस या फिर रिवोकेबल अगर ट्रांसफर है तो वो क्या, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो कंप्लीट गिफ्ट की डेट क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग है वो उसी डेट से डिसाइड होती है। तो हमने ये बात याद रखनी है। तो गिफ्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, जब डोनर पूरा लीगल कंट्रोल छोड़ देगा और ट्रांसफर को जो है उसको, जो भी आपने ट्रांसफर करी है जो भी प्रॉपर्टी, उसको वापस ना ले सके। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इशिता ट्रांसफर स्टॉक विद एन एफएमवी 96,000 टू ए कजन, रिसीव ओनली 41,000 इन रिटर्न, डिटरमाइन द गिफ्ट अमाउंट। मतलब इशिता ने क्या किया, 96,000 की फेयर मार्केट वैल्यू की स्टॉक अपने कजन को दे दिया और बदले में सिर्फ उससे कितना 41,000 ही मिला, वापस लिया। तो एफएमवी कितना था जो दिया, उससे करंट मार्केट वैल्यू थी 96,000 और उससे रिसीव किए सिर्फ 41। तो बीच का जो बैलेंस बच गया, जो कंसिडरेशन बच गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गिफ्ट अमाउंट। तो 55,000 क्या हो जाएगा हमारा, गिफ्ट का अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। अब आ गया फ्यूचर इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट इंटरेस्ट, जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये फ्यूचर इंटरेस्ट है, ये हमारा प्रेजेंट इंटरेस्ट है। तो तो एक एक बात ये याद रखना कि हमने एनुअल एक्सक्लूशन के लिए सिर्फ क्या, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हमें गिफ्ट की अमाउंट ही खाली देखनी नहीं होती, कुछ चीज़ें और देखनी होती है। कि जैसे कि रिसीवर गिफ्ट को अभी यूज कर रहा है, करंट ईयर, प्रेजेंट को ही हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर बोलेंगे। अगर जो रिसीवर है वो गिफ्ट को करंट ईयर में यूज कर पा रहा है या उसका कंट्रोल है उसको यूज करने का, या फिर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंटरेस्ट। जो कि उस करंट में अगर वो उसको यूज कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंटरेस्ट। दूसरा, रिसीवर को प्रॉपर्टी की इनकम अभी मिल रही है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट ही हो सकता है। अगर कोई इनकम आपको, मान लो किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम मिल रही है जो कि आपको गिफ्ट की गई है, तो उससे अगर आपको कुछ भी इनकम मिल रही है तो वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी आपकी प्रेजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। और रिसीवर का राइट जो है वो फ्यूचर में क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंटरेस्ट होगा। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है कि जिसको अभी आप यूज नहीं कर पा रहे हो, उसको आप फ्यूचर में यूज कर पाओगे। जैसे कोई कंडीशन लगा देता है कि भाई मैं आपको ये प्रॉपर्टी अभी गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मान लो ये क्या है,
ये एक हाउस है, ये गिफ्ट कर दिया उसने अपनी डॉटर को, फादर ने डॉटर को गिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि फादर ने बोला कि अभी मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन अभी तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती। तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्यूचर, मतलब कि जो कि फ्यूचर में उसको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंटरेस्ट हो जाएगा। और एक और बात याद रखनी है आपने, जैसे ये लिखा हुआ ए लाइफ स्टेट और टर्म फॉर ईयर इंटरेस्ट कैन बी प्रेजेंट इंटरेस्ट, ये बात याद रख लेना। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, जो आएगा तो कि लाइफ स्टेट प्रेजेंट इंटरेस्ट हो सकता है, लाइफ स्टेट क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जो उसका यूज है और इनकम का जो राइट है उसको, वो अभी क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इंटरेस्ट, मतलब मीन्स द राइट टू यूज पोजेस इंजॉय और रिसीव इनकम बिगिन लेटर, मतलब जिसका यूज हम बाद में करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट। तो उसमें क्या आ सकता है, रिमाइंडर्स रिवीजन और सिमिलर डिले इंटरेस्ट जनरली डू नॉट अप्लाई फॉर द एनुअल एक्सक्लूशन। और ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना ये भी कि ये वाला मेन, कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट होता है उस पे कभी भी एनुअल एक्सक्लूशन की हमें, एनुअल एक्सक्लूशन नहीं मिलता, जो हमें 19,000 हमको माइनस करने होते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए डोनर क्रिएट ए ट्रस्ट आर receive all income for life beginning immediately, and Mira receive the trust property after our died. Qualify both gift. तो यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, वो डॉटर का और फादर का एग्जांपल लेके। तो जो आरव रिसीव कर रहा है वो प्रेजेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, और मीरा जो रिसीव कर रही है वो क्या कर रही है, फ्यूचर इंटरेस्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला, द एनुअल एक्सक्लूशन में अप्लाई आर ऑफ प्रेजेंट इंटरेस्ट, मतलब कि अगर उसको यहाँ पे 20,000 अगर मिल रहा था तो यहाँ से वो एनुअल एक्सक्लूशन ले सकता है 19,000 की, और 1,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट मीरा वो नहीं ले सकती अभी, क्योंकि फ्यूचर इंटरेस्ट पर कोई भी एनुअल एक्सक्लूशन नहीं मिलती। अब बात करते हैं एनुअल एक्सक्लूशन। तो एनुअल एक्सक्लूशन जो है वो कितनी मिल सकती है, 19,000, किसको, ईच डोनी, मतलब इतना तक की अमाउंट वो क्या कर सकते हैं एनुअली, उससे रिड्यूस कर सकते हैं। द एक्सक्लूशन इज पर डोनर पर डोनी पर कैलेंडर ईयर। तो ये किस बेस पे मिलती है, ये पर डोनर पर डोनी और पर कैलेंडर ईयर के हिसाब से मिलती है। ऑल प्रेजेंट interest given to the same donee during the year are combined before applying the exclusion। अगर मान लो एक डोनी है जिसका नाम मान लो हमने क्या माना, राम, इसको हमने गिफ्ट दिए एक साल के अंदर 20,000 का, तो $1 का एक गिफ्ट दिया, एक $15,000 का दिया, एक $25,000 का दिया। तो इस तरह से हमने इसको गिफ्ट दिए, तो टोटल गिफ्ट हमने इसको कितना दे दिया, सबका टोटल करना है हमने 60,000, और उसमें से देनी है फिर एनुअल एक्सक्लूशन। तो जो बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो एनुअल एक्सक्लूशन है वो कितने की है, वो 19,000 की है। और हमें ये भी चेक करना होता है कि गिफ्ट कंप्लीट है या नहीं है, और रिसीवर उसे अभी यूज कर सकता है या फिर फ्यूचर में यूज कर सकता है, और एक ही पर्सन को टोटल कितना
दिया गया है और कोई स्पेशल रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो अगर ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हम उसको एनुअल एक्सक्लूशन में उसको लेके चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देव गिव हिज ब्रदर 8,000 इन फरवरी, 7,500 इन जून और 10,000 इन दिसंबर। तो टोटल जोड़ लेंगे उनका सबका, कितना हो जाएगा 25,500, और एनुअल एक्सक्लूशन 19,000 लेस कर देंगे तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना आ जाएगा, 6500 आ जाएगा। तो ये हमने ये भी समझ लिया है। तो अभी तक हमने जो जो चीज़ें देखी हैं उसको मैं एक बार से दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको अभी इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, तो दूसरी स्टार्ट करते हैं।